तो फिर हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस फॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक 60 डे का एक फ्री पैकेज लेके आए। 60 दिन में हम लोग का टारगेट है कि जीएस और करेंट की आपकी बेहतरीन तैयारी करा दी जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। यूट्यूब पे ये पूरी क्लास, जिसमें अभी मैं एनसीएन खत्म कर चुका हूँ, मेडुअल में खत्म कर दूंगा। आज मेडुअल आगा खत्म, आज ही की क्लास में पूरा मुगल साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इस चीज को ध्यान देंगे। मैं 2 क्लास में इसको खत्म करने वाला था। पहले मेरे दिमाग में था कि मैं बीजापुर, विजयनगर और जो भक्ति सूफी आंदोलन था वो नहीं पढ़ाऊंगा। हालांकि फिर मेरे दिमाग में नहीं, पढ़ा देते हैं, क्यों एक क्लास के लिए छलबद्ध करे। तो वो चीज मैंने खत्म कर दी। कल से आपकी जो क्लासेस है वो 2 चलेंगी। एक क्लास सुबह में जो चलेगी वो आपकी पॉलिटी की क्लास होगी, और शाम को एक क्लास उसके पैरेलल चलेगी 5 बजे। वो क्लास आपकी होगी मॉडर्न इंडिया की। ठीक है, तो पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया कल से आपकी 2 पैरेलल क्लास चलने वाली है। क्लास में आज रिकॉर्ड कर लूंगा। एक्चुअली ये क्लास अभी आपको शाम के 5 बजे मिल रही होगी। अभी जो दूसरी क्लास में मॉडर्न इंडिया का या पॉलिटी का जो रिकॉर्ड करूंगा, एक क्लास में कोई रिकॉर्ड करके सुबह के लिए रख के जाऊंगा, ताकि वो सुबह आपकी प्रीमियर है, आप लोग उसको सुबह में देख लें। ठीक है, डेली 2-2 क्लास इस तरह से रिकॉर्ड होती रहेंगी और आपको मिल जाएंगी। तो कल से 6 दिन में देखेंगे, 5 से 6 दिन। तो वहां तक आपका जाते जाते मेरा मानना है कि बेहतरीन आधी चीज तो खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, यानी मैं बोला था 15 तक आप लोग का हिस्ट्री, पॉलिटी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी खत्म कर दूंगा। तो उम्मीद करते कि वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये 3 चीज। चलिए, कल चूंकि क्लास हो नहीं पाई थी इसलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक मैं यहाँ पे जानकारी दे दूं कि यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज आप लोग चाहिए तो उससे जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज की न्यू बैच स्टार्ट हो गई है अभी 6 तारीख से। ठीक है, और 3-4 दिन हम लोग टाइम भी देते हैं एक पेपर आपको करने में 3 दिन का। तो अभी किसी का टेस्ट जो है छूटा नहीं है। आप लोग निश्चिंत भाव से वो टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और दे सकते हैं। साथ ही साथ उसकी जो फुल टेस्ट है, उस फुल टेस्ट में यूपीएससी हिंदी की टीम उसमें जो कठिन क्वेश्चंस है, जिनके लिए एक एनालिटिकल पावर होना चाहिए समझने के लिए, या कुछ और वैल्यूएशन करना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, वो पूरी फुल टेस्ट के उन क्वेश्चंस पे खोज खोज के उन क्वेश्चंस पे चर्चा कर देंगे। तो एक चीज ये ध्यान देंगे, ये बिल्कुल जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है वो फुल टेस्ट सीरीज जो डिस्कशन है। साथ ही साथ हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक प्री विस्टर सीरीज स्टार्ट किया है। वो डेली आपको 5-6 टॉपिक्स ऐसे मिल रहे हैं। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, तो वहां पे सारी डिटेल्स वहां पे मौजूद है। इजिली आपको सारी चीजें मिल जा रही हैं। ठीक है, एक तो ये चीज हो गया। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हम लोग टेलीग्राम पे करवा रहे हैं, ये चीज भी जान देंगे। प्लस अपने टेस्ट सीरीज के बच्चों के लिए हम लोग अब करंट अफेयर की एमसीक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको उसी एक रुपए में मिलने वाली है जो टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं टेस्ट सीरीज और प्री टाइम बैच जो कि एक क्रैश कोर्स है, इन दोनों के साथ साथ ये आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आपकी पूरी तैयारी खत्म हो जाएगी। ठीक, तो इसी के साथ जो दोस्त जुड़ना चाहते होंगे उस बैच से मैं कॉन्टेक्ट डिटेल दे दूं। तो कॉन्टेक्ट डिटेल है 8840751912। आप इस नंबर पे संपर्क करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, मुगल साम्राज्य को स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों कि 1526 का जो दौर था, ये दौर वो था कि दिल्ली सल्तनत का पतन होगा और मुगल साम्राज्य की बाबर के द्वारा स्थापना की जाएगी। ये वही मुगल साम्राज्य है जो जिसमें अकबर जैसे महान शासक इस ड्यूरेशन में आते हैं आगे चलकर। ध्यान देंगे, बाबर जिस साम्राज्य की न्यू स्थापित करता है 1526 में, उसका नाम था मुगल साम्राज्य। हालांकि ध्यान देंगे, बाबर इस इंडिया के क्षेत्र का नहीं था, भारतीय क्षेत्र का नहीं था। बाबर बेसिकली क्या है कि फरगना के क्षेत्र का था। ठीक है, फरगना के एक छोटे राज्य से इसका संबंध था, वहीं पे इसका जन्म हुआ था। हालांकि इतिहास के महान शासकों का ये के वंश से इसका संबंध रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पिता वंश से ये तैमूर का संबंध है इसका। ठीक है, पिता वंश से इसका संबंध तैमूर से है, और माता वंश से इसका संबंध चंगेज खान से है। ये दोनों इतिहास में बहुत खतरनाक शस्त्र है, बहुत बहुत ही मतलब क्या ही बोला जाए इनको शासक के तौर पे। ठीक है, क्योंकि बात ये बोलने पे थोड़ा विवाद हो जाता है, तो बोलेंगे नहीं, बस बहुत खतरनाक शासक थी ये सब, समझ जाना। इस वंश इसका संबंध था, पिता के वंश से 5वां वंशज था ये, और माता की तरफ से ये 14वां वंशज था। इस चीज को ध्यान देंगे। तो यानी पिता के वंशज की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था कौन, बाबर, और माता की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इस चीज को ध्यान देंगे, चंगेज खां का 14वां वंशज था। ये पेपर में क्वेश्चन मैं क्यों बोल दिया इसको, ठीक है, ये मैं इसलिए बोल दिया हूं, बीपीएससी ने यहां से क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो कभी कभी क्या है ना कि ये 5वां और 14वां में हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, चंगेज खां में 14 है तो च से 14 को मिला लेंगे। अगर ऐसे फंस गए तो कि चंगेज की तरफ 14 था या 5वां था, ठीक,
तो चंगेज से 14 को मिलाना आसान है, 6 से 6 मिला देंगे, ठीक है। तैमूर एक याद कर लेंगे, तैमूर से 5वां है, ठीक। क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकते हैं, इसलिए तैयार रहेंगे। बाकी पिता और माता का नाम यूपीपीसीएस ऐसा क्वेश्चन बर्बादी वाला नहीं पूछती है, तो हम लोग उसको छोड़ेंगे। इतिहास में बाबर ने जो लड़ाइयां की हैं, उन लड़ाइयों का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, जान देंगे, उन लड़ाइयों का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीन पे देखिए आप लोग लड़ाइयों, इतिहास में जो पहली इसकी लड़ाई है, ठीक है, जो फेमस है, वो है 21 अप्रैल 1526 को। दूसरी जो इसकी लड़ाई है वो मार्च 27 में लड़ी गई है। तीसरी जो इसकी लड़ाई है वो जनवरी 28 में लड़ी गई है। चौथी जो इसकी लड़ाई है वो 29 में लड़ी गई है। आप देखेंगे एक एक वर्ष का अंतर है, 26 के बाद से 27, 27 के बाद से 28, 28 के बाद से 29। अब लड़ाई का क्रम याद करिए कैसे, पानीपत से पा उठाइए, खानवा से खा उठाइए, चंदेरी से च उठाइए और घाघरा से घ उठाइए। तो पा खा चल घर, ठीक है, ये क्रम है याद करने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्रम अक्सर पेपर में पूछता है। तो पा खा चल घर अर्थात पानीपत, खानवा, चल से चंदेरी और घर से घाघरा, ठीक है, पाखा चल घर। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 1526 में, खानवा का 27 में, चंदेरी का 28 में और घाघरा का 29 में। बाबर इन लड़ाइयों में जीता हुआ है। पहले जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो इब्राहिम लोदी को छीन छोटा करके अपना न्यू रखा हुआ है मुगल साम्राज्य का। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है? इब्राहिम लोदी और बाबर। पानीपत का द्वितीय युद्ध अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। राणा सांगा से इसकी लड़ाई होती है कब? खानवा के युद्ध में। मेदिनी राय से इसकी लड़ाई कब होती है? मेदिनी राय से इसकी लड़ाई होगी चंदेरी के युद्ध में। और अफगानों से इसकी लड़ाई कब होगी? घाघरा के युद्ध में 29 में। तो ध्यान देंगे, पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी को ही छीन छोटा करके मुगल साम्राज्य की न्यू करेगा। राणा सांगा से दूसरी लड़ाई कब? 27 में, ठीक है। तीसरी लड़ाई मेदिनी राय से और चौथी लड़ाई अंत में अफगानों से। तो ये इसकी 4 लड़ाइयां इतिहास में ये खूब पूछी जाती हैं। खानवा का जब ये युद्ध जीतता है राणा सांगा से, ये लड़ाई एक्चुअली इसने एक हिंदू शासक के ऊपर किया है। तो यहाँ पे वो कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे गाजी नामक क्या करेगा? गाजी नामक एक उपाधि ये धारण करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है, खानवा का युद्ध यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। खानवा का युद्ध जब ये जीतेगा तो ये 3 फैक्ट्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि खानवा का युद्ध बेसिकली इसके इतिहास की सबसे पहली भयानक जीत थी, जो कि आप समझ सकते हैं महान शासक के विरुद्ध जीती गई है। अब देखेंगे जब ये खानवा का युद्ध जीतता है तो क्या क्या करेगा कि मुसलमानों पर जो तमगा नाम का कर था लगाया जाता था, उसकी समाप्ति कर देगा। अब ध्यान दीजिएगा, तमगा नामक कर मुसलमानों पर लगाया जाता था, इसकी समाप्ति पर करेगा। इसी से पता चलता है कि बाबर रिलीजियस था या नॉन रिलीजियस था, ठीक है। टैक्सेशन तो टैक्स तो हिंदुओं पे भी कई सारे लगाए गए थे, लेकिन पहला जो खानवा का युद्ध जड़ते ही, जबकि एक हिंदू शासक भी जीता हुआ है, ठीक है, और जो टैक्सेशन खत्म किया है वो मुसलमानों पर लगने वाले एक तमगा कर को, ठीक है। हालांकि इस पूरी हिस्ट्री में देखेंगे ना, हिस्ट्री बहुत मतलब आप कहेंगे विवादित है। जैसे देखेंगे औरंगजेब का ड्यूरेशन उठा लीजिए, ठीक है, औरंगजेब के माना जाता था कि वो सबसे कट्टर कोई मुस्लिम शासक था तो वही था, लेकिन देखेंगे उसी के ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति रहे। तो बेसिकली ये जब हम लोग औरंगजेब पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है, उस चीज को। गाजी की उपाधि धारण करेगा, ठीक है, इसी खानवा के युद्ध के बारे बात से, ठीक है, और जिहाद की घोषणा करेगा। ध्यान देंगे, बाबर के समय ही इसी युद्ध के बाद जिहाद की घोषणा की जाएगी, इस चीज को ध्यान देंगे। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके खानवे के युद्ध से संबंधित है। फिर मैं बोल दूं, तमगा कब खत्म होगा? खानवा के युद्ध के पश्चात। गाजी को बात कब मिलेगी? खानवा के युद्ध के पश्चात। जिहाद की घोषणा कब करेगा? खानवा के युद्ध के पश्चात। यानी तीनों इंपॉर्टेंट कब है? खानवा के युद्ध में है। खानवा का युद्ध किससे लड़ा गया है? तो राणा सांगा से। राणा सांगा भारत के एक महान शासक रहे हैं। बाबर अपनी एक बुक लिखता है, ध्यान देंगे, ठीक है। बाबर की आत्मकथा जो है उसका नाम है तुजुक ए बाबरी, जिसको हम लोग नॉर्मली बाबर नामा के नाम से जानते हैं, तुजुक ए बाबरी। ये एक्चुअली तुर्की लैंग्वेज में लिखी गई थी, इसी को जानेंगे, तुर्की लैंग्वेज लिखी गई। बाद में इसी को ट्रांसलेट किया जाएगा फारसी में, बाद में इसी को फारसी में ट्रांसलेट किया जाएगा, किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। ध्यान देंगे, खान खाना बेसिकली उपाधि है, ठीक है, अब्दुल रहीम के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया जाएगा, किसमें? फारसी में। तो बाबर की जो आत्मकथा है जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी, इसको तुर्की भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसका फ्रांसीसी ट्रांसलेट होगा, किसके द्वारा? अब्दुल रहीम के द्वारा। ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है इसकी लड़ाइयों के बाद, इस चीज को ध्यान देंगे, क्योंकि आत्मकथाएं अभी मुगल इतिहास में कई सारे लोग लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी हुमायूं नामा देखने को मिलेगा, तो पूछ लेता कि किसको किसने किस लैंग्वेज में लिखा गया, किसने ट्रांसलेट किया, ये क्वेश्चन आता रहता है। हालांकि ध्यान देंगे, बाबर जिहाद की घोषणा करता है, उसके बावजूद इसको, ठीक है, उदारता के कहा जाता है कि ये उदार शासक था, इसको कलंदर की उपाधि दी जाएगी, ठीक है। आप सोचिए, शासक खुद ही है,
इसके जो इतिहासकार होंगे, इसकी कठपुतली होंगे, तो किसी के भी, ठीक है, राणा सांगा के भी अगर इतिहासकार रहेंगे तो भैया वो राणा सांगा की इच्छा के विरुद्ध थोड़ी ना लिखेंगे। मतलब मैं शासक हो गया, ठीक है, अब मेरे इतिहासकार में इतनी हिम्मत है कि मेरे विरुद्ध मेरी हार लिख दे, ठीक है, मैं बहुत क्रूर था, अगर मैं नहीं चाहूंगा लिखना कि भैया लिखो तुम कि निशान बहुत क्रूर शासक था, उनकी हिम्मत नहीं है लिखते कि निशान बहुत क्रूर शासक था, लिखेंगे निशान बहुत दयालु था, ठीक है, ठीक, इस चीज को ध्यान देंगे। तो बाबर को उसकी उदारता के कारण क्या था, कलंदर की उपाधि दी गई थी इसको कि भैया बहुत उदार है ये, इस चीज को ध्यान देंगे। एट लास्ट क्या होगी कि वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा, बाबर की मृत्यु होगी। बाबर की मृत्यु जब होगी, ठीक है, तो इसको दफनाया जाएगा। तो ध्यान देंगे, बाबर की इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए, ध्यान देंगे, क्योंकि था तो उधर का ही, इसकी इच्छा थी भाई हमको काबुल में दफनाओ। तो पहले चूंकि अब मर गया ये आगरा में ही, तो वो भैया अब आगरा से काबुल ऐसा तो है ना कि फ्लाइट में रखे और पहुंचा दिए काबुल, ठीक है, तो ये काम करो, अभी प्रारंभिक तौर पर इसको दफनाओ, तो इसको आगरा में ही दफना दिया गया, आराम बाग में। बोला कि चल आराम बाग में भाई तू अभी आराम कर, बाद में जब व्यवस्था बनेगी तो तुमको काबुल पहुंचा दिया जाएगा। बाद में चूंकि भाई सम्राट की इच्छा थी, ठीक है, तो सम्राट की इच्छा पूरा करने के लिए इनको आराम बाग से उठाया जाएगा, काबुल पहुंचाया जाएगा। तो वो शासक जिसको 2 बार दफनाया गया वो कौन है, बाबर, पहले आराम बाग में, बाद में काबुल में, ठीक है, वर्तमान में काबुल में, ठीक। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका एक विद्वान तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, और बहुत बहादुर भी नहीं बोलेंगे। हालांकि हुमायूं इतिहास का एक ऐसा शासक रहा है जो गिरते पड़ते साम्राज्य भी चलाया है और गिरते पड़ते ही मृत्यु को भी प्राप्त हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको समझ में आएगा। अब देखेंगे यहाँ पे आपको 2 पार्ट दिखाई होगा, 1530 से 1540, बीच में 15 साल का गैप है, ठीक है, यानी ये कंटिन्यूटी के साथ क्या हो रहा है भाई, 1530 से 1540 आपको दिखाई पड़ रहा होगा। 1530 से 1540 दिखाई देने का मतलब क्या समझ के आप लोग, कि जाहिर सी बात है भाई, किसी भी शासक को ऐसे देखा जाता ना कि भाई ये 1530 से क्या है 1556 तक शासन किया है, ठीक है, 1556 तक, लेकिन ऐसा किया नहीं है क्योंकि बीच में यहाँ पे आपको एक गैप दिख रहा होगा, कितने ईयर का, 15 ईयर का एक गैप दिख रहा होगा, ठीक है, ये 15 मिल गया है, 18 बन गया है, लेकिन 15 है। अब बात आती है 15 साल में ऐसा क्या हुआ हुमायूं के साथ, ठीक है, आप समझेंगे इस 15 साल में इसकी पराजय होगी 1540 में, और इसको भागना पड़ेगा, और 1555 में फिर से ये विजय प्राप्त करेगा और लौट के आ जाएगा। तो इसका शासन गिरते पड़ते चला है। ये आप लोग क्यों समझ गए, आप लोग इससे समझ गए कि बीच के 15 साल का एक गैप है, ठीक है, यानी हारेगा और फिर जाएगा 15 साल, शादी करेगा, बच्चा पैदा करेगा और सेना जुटाएगा, ठीक है, और अगेन फिर से जब दिल्ली में लोग कमजोर होंगे तो फिर से लड़ाई करके जीत जाएगा, ठीक है, ईरान चला जाता है। 1555 के बाद से एक ही साल वो जिंदा रहता है, एक सीढ़ी थी, उसी सीढ़ी से गिरते गिरते उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के कहा जाता है कि गिरते पड़ते उसकी मृत्यु भी हुई। तो जीवन भी गिरते पड़ते चला, यानी शासनकाल भी गिरते पड़ते चला, हारा 2 बार 3 बार इसको हार मिलती है, उसके बाद से 15 साल का रेस्ट लेता है, फकीर का जीवन जीता है, घूमता टहलता है, ठीक है, बहुत इज्जत भरी जीवन नहीं रहती है। ईरान में कौन बता रहा था कि तुम शासक हो, बाद में पता चलता कि शासक है, ठीक है, बाद में 1555 में फिर से लड़ाई करेगा, हालांकि एक भी साल ठीक से शासनकाल नहीं कर पाता है। मेरे कहने का मतलब है कि हुमायूं के बारे में ये चीज 15 साल का गैप है, ये दिमाग में बीच में रखना है। अब बात आती है भैया, ये 15 साल का गैप की जो तुम बात कर रहे हो वो क्या है। हुमायूं इतिहास का एक ऐसा शासक है जिसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों के बीच में भी, यहां तक कि अपने चचेरे भाइयों के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, इसका एक भाई था जिसका नाम था कामरान। कामरान को बोलेगा भाई तू काबुल ले ले और कांधार ले ले, कामरान बोलेगा ठीक है भैया, चल काबुल और कांधार मेरा हो गया। इसका एक भाई था, ध्यान देंगे, मिर्जा अस्करी, बोलेगा तू संभल ले ले, संभल दे देगा इसको। इसका एक भाई था मिर्जा हिंदाज, इसको बोलेगा भाई तू अलवर और मेवात ले ले, बोलेगा ठीक है भैया। यहां तक कि किसका चचेरा भाई है जिसका नाम है सुलेमान मिर्जा, सुलेमान मिर्जा को ध्यान देंगे बदख्शा वाला क्षेत्र देगा, चल भाई तू ये ले ले। यानी वो वो कौन सा शासक है जिसने अपने साम्राज्य को, ठीक है, वो कौन सा शासक है जिसने अपने साम्राज्य को क्या है कि अपने भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो हो गया आपका हुमायूं। इस चीज को ध्यान देंगे, वो हुमायूं हो गया। अब देखिए हुमायूं क्या करता कि अपने ड्यूरेशन में दिनपनाह नामक एक नगर की स्थापना करती है। अभी यही दिनपनाह नामक नगर इसके मृत्यु का भी कारण बनेगी। फॉर एग्जाम्पल में तौर पे अभी अपने आप को रखे रहिएगा, ठीक है, लास्ट में अभी दिनपनाह एक बार और चर्चा में आएगा। इसी दिनपनाह की सीढ़ियों से गिर के
इसकी मृत्यु होगी। दिनपना नगर में एक पुस्तकालय रहता है, उसी पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर के इसकी मृत्यु होगी। यानी अभी इसकी मृत्यु के समय भी एक बार दिनपना नगर की नाम सुनने को मिलेगा। इतिहास में जो इसके 2 लड़ाइयां हैं, ठीक है, वो जिसमें इसकी पराजय हुई है, ठीक है, उस चीज को देखिए। शेर खान नाम का एक हम लोग कह सकते हैं कि शासक था, बेसिकली सूर वंश का, ठीक है। इसके द्वारा हुमायूं के बीच में जो पहली लड़ाई होती है वो होता है चौसा का युद्ध 39 में, और शेर खान यहाँ पे जीत जाएगा। बहुत बहादुर रहता है। अभी हम लोग शेर खान को भी देखेंगे, जो 15 साल की हिस्ट्री है, इसी शेर खान की हिस्ट्री है, ठीक है। इसके बाद से बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम के युद्ध में फिर इनको 6 इंच छोटा करेगा। हालांकि हुमायूं जान बचा के ईरान भाग जाएगा, जानेंगे। तो वो इतिहास का कौन सा 2 युद्ध है जिसमें हुमायूं परास्त हुआ है? तो चौसा और बिलग्राम, इन दोनों युद्धों में शेर खान की विजय हुई है। इन दोनों युद्धों में शेर खान की विजय हुई है। अब सपोज करिए, अब क्या होगा कि भैया हुमायूं तो भाग जाएगा ईरान, हुमायूं क्या होगा, ईरान भाग जाएगा। तो हुमायूं का जो क्षेत्र है ना, उसमें शासन किसका हो जाएगा? उसमें शासन शेरशाह का हो जाएगा। चौसा का युद्ध जब वो जीतेगा तो वो क्या करेगा? शेरशाह की उपाधि लेगा, शेरशाह की, शेर खां बन जाएगा शेरशाह। शेर खां भी इसकी उपाधि है। शेर खां की उपाधि इसको कब मिली है, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। तो यानी चौसा के युद्ध के पश्चात क्या होगा? शेर खां बनेगा शेरशाह, और जब बिलग्राम का युद्ध होगा तब ये क्या करेगा कि दिल्ली के शासन पे बैठेगा, बिलग्राम के युद्ध के पश्चात। अब सपोज करिए हुमायूं भाग जाता है ईरान, ईरान जाएगा, शादी वादी करेगा और यहीं पे अकबर को पैदा करेगा, ठीक है। यानी अकबर का जन्म क्या होता है? भारत में नहीं होता है, हमीदा बानो बेगम के थ्रू इसका जन्म होता है अकबर का, कहां पे? ईरान में होता है, ठीक। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब एक हम देखेंगे एक लंबा समय बीत जाता है। अभी हम लोग जो बीच का 15 साल है वो हुमायूं खत्म कर लेंगे ना, फिर पढ़ लेंगे वो बीच का 15 साल जो शेरशाह की टाइम पीरियड है, उसमें क्या हुआ। 1555 में क्या होता ना, ये एक सरहिंद का युद्ध लड़ेगा, ध्यान देंगे। उस वक्त दिल्ली में सिकंदर सूर हुआ करता था, सिकंदर सूर को 6 इंच छोटा करेगा, ध्यान देंगे। यानी वो शख्स जो बिलग्राम के युद्ध में हार के ईरान भागा है, सिकंदर सूर के टाइम में वापस अटैक करेगा, सरहिंद का युद्ध लड़ेगा और सिकंदर सूर को परास्त करेगा। सिकंदर सूर को परास्त करके दिल्ली पे फिर से कब्जा करेगा, इस चीज को ध्यान देंगे। हालांकि हालांकि दिनपनाह भवन की पुस्तकालय से गिरेगा और फिर खुद खत्म हो जाएगा, यानी इसकी मृत्यु हो जाएगी। दोबारा जब सरहिंद के युद्ध में जीत होती है तो बहुत दूर दिन तक ये शासन नहीं कर पाता है। 15 साल तक ऐसा माना जाता है, ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी आप लोग पढ़ लेंगे, घुमक्कड़ी का जीवन जीता है। आप समझिएगा। अब लेनपुल का स्टेटमेंट है जो मैंने बोला है, लेनपुल का स्टेटमेंट है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, क्योंकि दिनपनाह की पुस्तकालय से गिर के, ठीक है, इसकी मृत्यु हुई थी। इसलिए कह रहा है कौन? लेनपुल, कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वो गिरते पड़ते चलता रहा। क्योंकि देखेंगे बाबर की मृत्यु के पश्चात वो शासन में आएगा, खूब लड़ाइयां लड़ेगा, लड़ाइयों में उसकी बेहतरीन हार होगी शेरशाह से, शेरशाह से एक चौसा का हारेगा, तो अब तो भी अभी दिल्ली बची रहती है। बिलग्राम हारेगा तो इसको भागना पड़ता है, कहाँ? ईरान। ईरान में एकदम मतलब आप समझ रहे ना कि घुमक्कड़ों का जीवन जिएगा। हालांकि ठीक है, 15 सालों के एक संघर्ष के पश्चात इसकी फिर से वापसी हो जाती है, इसको जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। इतिहास के एक महान शासकों में से एक है शेरशाह सूरी। एक इसको रिस्पेक्ट के नजर से इसको देखा जाता है, पढ़ा लिखा शासक भी था, इसको जानेंगे। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद हुआ करता था और ये सूर वंश से संबंधित था, सूर वंश से संबंधित था। मैंने स्टार्ट में इसको बता दिया था, ठीक है। जौनपुर उस ड्यूरेशन में शिक्षा का केंद्र हुआ करती थी, और इसी जौनपुर में क्या है कि इसने पढ़ाई लिखाई भी की हुई थी। अब होता क्या है, बिहार के एक शासक रहते थे, उनका नाम था बहार खां लोहानी। बीपीएससी देने वाले तैयार है, ठीक है, बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी इसकी बहादुरी से बहुत अच्छी परिचय थे, और ये जानते थे, इसके पिता से कहते थे हसन खां से कि बेटा जो तुम्हारा बेटा है वो है तो बहुत बहादुर, और इसकी बहादुरी को देखते हुए इसको शेर की उपाधि की, ठीक है, शेर खां की उपाधि दी। तब हम लोग ये समझ गए कि शेर खां को उपाधि, ठीक है, सॉरी, फरीद को शेर खां की उपाधि, यानी फरीद से शेर खां किसने बनाया? बहार खां लोहानी ने। चौसा के युद्ध के पश्चात यही शेर शाह बन जाएगा, ध्यान देंगे, ठीक है। कुछ बीच के ड्यूरेशन में हम लोग कुछ बहुत परेशान नहीं होंगे। शेरशाह की जो अंतिम लड़ाई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
शेरशाह की अंतिम जो लड़ाई होती है जानेंगे, ठीक है, वो कालिंजर के विरुद्ध होती है। शेरशाह की अंतिम लड़ाई पता नहीं आता है कि किसके विरुद्ध होती है, तो कालिंजर के विरुद्ध होती है। कालिंजर पे कीरत सिंह का शासन था, जानेंगे कीरत सिंह का शासन हुआ करता था। कालिंजर से लड़ाई जीत जाता है, कहा जाता ना कि अति सर्वत्र वज्रदेव, ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट से शेरशाह अपने आप को दूर कर लिया। हालांकि शेरशाह बहुत समझदार था सकता। फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट में एक स्टेटमेंट है, मैं उसे समझाऊंगा। अति सर्वत्र वर्जयित, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ना अति करने से भटक गया। अब सोचिए, कालिंजर के किले को जीत चुका था, लेकिन इसका सपना था कि कालिंजर के किले को बम से गिराएंगे, ठीक है। और होता क्या है, सपोज ये कालिंजर के किले का दीवार है, इस दीवार के नजदीक खड़ा हो जाता है और अपने जो तोपची रहता है उसको बोलता है कि चलाओ अग्नियास्त्र, ठीक है। तोपची अग्नियास्त्र चला देता है, अग्नियास्त्र वहां से चलती है, दीवार पे टकराती है और एकदम शेरशाह के पास आके फट जाता है। दीवार तो टूट गया, लेकिन उसी दीवार के साथ साथ शेरशाह भी टूट गया, ठीक है। अर्थात कालिंजर के युद्ध में एक विस्फोट में, एक अग्नियास्त्र के विस्फोट में शेरशाह की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये तो इसकी कहानी थी शेरशाह की। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए, ठीक है। इसका मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है, ठीक है। यहीं पे इसके पिताजी जमींदार भी थे, तो इसकी भी इच्छा थी कि जहाँ पे मेरे पिताजी रहते हैं, बपुंसक है, वहां पे कर दिया जाए, ठीक। हालांकि बहुत कुछ अब इसके बारे में और चीज देखेंगे, तो इसके बारे में इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। मुस्लिम शासक था तो नो डाउट की कुछ मस्जिद वगैरह का स्थापना करेगा, हिंदू शासक मंदिरों की स्थापना करेंगे, ठीक है। तो किला एक कुन्हा नामक एक मस्जिद है, दिल्ली में इसकी स्थापना करवाई थी शेरशाह ने, ठीक है। और रोहतासगढ़ किले का भी स्थापना यही करवाया था। तो ये दो फैक्ट अपने दिमाग में रखेंगे, ये दो फैक्ट हमको याद रखना है। इसके साथ साथ क्या है, शेरशाह ने भूमि के माप के लिए, ठीक है, एक गज ए सिकंदरी और सन की डंडी का प्रयोग किया था। कितने इंच का था, तो 30.36 इंच का था गजे सिकंदरी, ठीक है। तो भूमि माप के लिए किसने ये दो पैमाने स्टार्ट किए थे, गजे सिकंदरी और सन की डंडी। तो ये पैमाना स्टार्ट करने वाला था शेरशाह सूरी, जानेंगे शेरशाह सूरी। सैनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इसने घोड़ों के दागने के साथ साथ सैनिकों की हुलिया लिखवाने की प्रथा का स्टार्ट करवाया था, ठीक है। साथ ही साथ इसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा भी इसी ने स्थापित करवाया था, ध्यान देंगे। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसने पटना को पुनः स्थापित करवाया था, तो शेरशाह ने ही पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित करवाया था, ध्यान देंगे, ठीक है। अभी योगी जी यहाँ के शासक होते ना, तो पटना को नाम क्या रख देते, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो योगी जी अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो राजधानी पटना नहीं पाटलिपुत्र हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे। तो क्योंकि योगी जी संस्कृति को, ठीक है, जो एंशिएंट संस्कृति है उसको थोड़ा प्रमोट कर देते हैं, ठीक है। और ये अच्छी बात भी है, कोई बात नहीं है, बुरी बात भी हो सकती है, ठीक। अब देखिए, तो ये चीज ध्यान देंगे, ये तीन फैक्ट जिसमें मैंने ग्रीन टिक मारा है, ठीक है, वो तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये देखिए, मैंने बोला था ना कि एक स्टेटमेंट लास्ट में आएगा, ये स्टेटमेंट बताएगा कि वास्तव में शेरशाह पढ़ा लिखा था। होता क्या था, इसके दिमाग में आया, चल भाई मैं राजपूतों से लड़ाई लड़ता हूँ, बहुत लड़ गया यार चुटपुट लोगों से, राजपूतों से लड़ते हैं। जान जाओ राजपूतों से, जिसने डायरेक्ट पंगा लिया है उनको राजपूत 6 इंच छोटा कर दिया, और जिसने राजपूतों का बौद्धिक युद्ध किया है वो सब अखिल भारतीय सम्राट बने हैं। फॉर एग्जाम्पल अकबर। अकबर अपने जीवन में खुद के दम पे चुटपुट लड़ाई के अलावा कुछ नहीं जीता है, ठीक है। लेकिन जितनी बड़ी लड़ाई जीता है सब राजपूतों के दम पे, सबका सब राजपूतों के दम पे। औरंगजेब, औरंगजेब जैसा कट्टर मुस्लिम शासक इस भारतीय समाज में पैदा ही नहीं हुआ है, लेकिन उसके सेनापति में सबसे ज्यादा हिंदू थे, क्योंकि उनको, और उन हिंदू में सब राजपूत सेनापति थे, क्योंकि उसको पता था कि इतिहास की बड़ी लड़ाई बिना राजपूतों के दम पे जीती नहीं जा सकती है, ठीक है। क्योंकि राजपूत भाई होते ही राजपूत है, ठीक भाई, तलवार फुरूश चलाते हैं ये लोग, तो ये कौन इनसे निपटेगा। अब ये क्या इसको लगता है भाई मैं तो बहुत ताकतवर हूं, इनको हराया हूं, उनको हराया हूं, चल मारवाड़ को निपटाते हैं। मारवाड़ की, और बहुत छोटा सा जगह था इसके लिए, सिरसा सूरी के लिए, लेकिन इसको लगा कि राजपूत का नाम सुने, चल देख लेते हैं इनको भाई। आ गए राजपूतों से लड़ने, और एकदम मिटते मिटते शेरशाह सूरी बचे थे, मतलब खत्म होते होते बचे थे। और इसी के लिए इनके पराक्रम को देखते हुए स्टेटमेंट देखते हैं राजपूतों के, कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना साम्राज्य खो दिया था, अर्थात एक छोटी सी जगह जीतने चला था। इनका पराक्रम इतना भयानक था कि इसको खुद ये डर गया था कि भैया ये छोटा सा मारवाड़ जीतने के चक्कर में पूरी दिल्ली गई, ठीक है।
ये बेसिकली स्टेटमेंट था। और जब ये मारवाड़ों से लड़ने गया था तो वहां का शासक जो था वो मालदेव था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पेपर में पूछता है, इसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है, ये देख लीजिए। अब हुमायूं का बेटा रहता है अकबर, अकबर का शासन आएगा। ठीक है, अकबर, हुमायूं की मृत्यु चूंकि हो ही जाती है, ठीक है, सीढ़ी से गिर के, अकबर उस वक्त बहुत छोटा रहता है, इतिहास के हिसाब से केवल 13 साल का रहता है। हुमायूं का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था बैरम खां। बैरम खां ही स्टार्ट में अकबर का संरक्षक हुआ करता था। ठीक है, अकबर का संरक्षक हुआ करता था। ठीक है, बैरम खां क्या है कि अकबर का संरक्षक होता था। अब ध्यान दीजिए, बात यह आती है कि जब अकबर क्या ना, जब अकबर शासन बड़ा, सिंहासन पे बैठा, तो एक बार पेपर में आता है क्वेश्चन कि कहां पर, पहली बात तो होती है कि अकबर कहां पर सिंहासन में था, तो कालनौर, ध्यान देंगे, कालनौर। ठीक है, कालनौर नामक एक जगह थी जहां पर ईटे के सिंहासन पर इसकर सिंहासनारोहण हुआ था। ठीक है, तो इतिहास का वो कौन सा शासक है जिसका सिंहासनारोहण ईटे के सिंहासन पर हुआ था, तो वो हो गया आपका अकबर। उम्र बहुत इसकी हल्की थी। बैरम खां एक अवसरवादी और महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री था। अकबर की उम्र छोटी थी, इसको लगता था कि किसी दिन सैर पे लेके निकलेंगे कि चल भाई अकबर तुमको शिकार कराते हैं, वही इसका शिकार कर देंगे। ठीक है, हालांकि दरबार के अन्य लोग बैरम खां की रणनीति को समझ लेते हैं, लेकिन समस्या ये रहती है वो है प्रधानमंत्री, करे तो क्या करे। इसी के बीच में अकबर के जो फॉलोअर्स रहते हैं, जो इसके चाहने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि यार एक काम करो कि बैरम खां को तीर्थ यात्रा पे क्यों नहीं भेज देते हो, बोलो जाओ मक्का घूम के आओ, उम्र हो गई है, थोड़ा घूम के आए वो। अब भाई शासक, एक दिन अकबर बुलाएगा बैरम खां को, बोलेगा कि चाचा जान मक्का घूम के आइए, एक बार मक्का का दर्शन तो होना चाहिए, और आप करते भी हैं मक्का का दर्शन, जब से हम सिंहासन में बैठे तब से आप मक्का नहीं जा रहे हैं, जाइए। चूंकि राजा का आदेश था, बैरम खां क्या करते हैं, इसलिए निकल देते हैं कहां पे, मक्का के दर्शन पे। पूरा मामला सेट रहता है कि बैरम खां को वही सबक सिखाना है, और गुजरात में इनकी, इनको अफगानी के द्वारा, एक अफगानी था उसके द्वारा छेन छोटा करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अकबर का वो संरक्षक जो एक महत्वाकांक्षी के साथ साथ अवसरवादी भी था, उसको छह इंच छोटा हो गया, तो अकबर की मैक्सिमम टेंशन खत्म हो जाता है, क्योंकि अकबर अभी कुछ भी था, छोटा था। आप ध्यान देंगे, बात आती है कि अकबर पैदा कहाँ हुआ, पैदा तो ईरान में हुआ। ईरान में एक विद्वान थे अब्दुल लातिफ, यही इसके टीचर थे, ध्यान देंगे, यही इसके क्या थे, टीचर थे। ठीक है, अब 1600 ईस्वी में क्या होता है, ठीक है, अब ध्यान देंगे, 30-40 साल तक जब ये शासन कर लेगा अकबर, उसके बाद इसके दिमाग में आता है 1600 में कि हमको अहमदनगर जीतना है। अहमदनगर में उस वक्त ध्यान देंगे क्या होता है, अहमदनगर में क्या है कि चांद बीबी वहां पे बेसिकली साम्राज्य को संभाल रही थी। ठीक है, इसको लगा कि मैं चांद बीबी जाएंगे तुरंत समर्पण कर देंगे, इतनी हिम्मत कैसे है। ठीक है, चांद बीबी बोली आओ पहले। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये लड़ाई तो वैसे जीत जाता है अकबर, ये लड़ाई जीत जाता है। ठीक है, लेकिन जितनी तगड़ी इसको प्रतिस्पर्धा या इसको विरोध मिलता है इस अहमदनगर पे, उतना तगड़ा विरोध ऐसा माना जाता है कि मुगल सेना का 1600 के पहले किसी ने नहीं किया था। ठीक है, और लीडरशिप यहाँ पे कौन कर रहा है, शेरनी। ठीक है, ये शेरनी है चांद बीबी, अहमदनगर की शेरनी चांद बीबी। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनको ठीक ठाक सबक मिलती है, किसको, अकबर को। अब अकबर को अपनी ताकत तो समझ में आ जाएगी, वो समझ जाएगा बस बस भैया, अभी तो शासन चांद बीवी का था, तो एक छोटे से अहमदनगर को जीतने में मेरी हालत पस्त हो गई। अब ये पूरी स्ट्रेटजी चीजों को यहां से समझेगा, और अब कभी अपनी लड़ाई नहीं करेगा, इस चीज को ध्यान देंगे। अब्दुल रहीम को भी खान खाना की उपाधि किसने दी है, अकबर ने दी है, तो ये चीज ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्ट देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध हम लोगों ने देख लिया है, यहाँ पे पानीपत का सेकेंड युद्ध दिया हुआ है, यहाँ पे पानीपत का सेकेंड युद्ध दिया है। पानीपत का ये सेकेंड युद्ध क्या कह रहा है, आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि अकबर और हेमू के बीच में ये लड़ाई हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का सेकेंड बार हुआ था। ठीक है, ध्यान देंगे, तो एक तो ये फैक्ट हो गया। अब क्या है, बीरबल क्या ना कि बीरबल, इसका बीरबल को इसने राजा की उपाधि दी थी, ध्यान देंगे, अकबर ने बीरबल को राजा की उपाधि दी थी, ध्यान देंगे। अब बीरबल की, बीरबल इसका बहुत खास था,
ठीक है। यूसुफ जाइयो के हमले में क्या होता है, बीरबल की मृत्यु हो जाती है। प्रीलिम्स का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके हमले में बीरबल की मृत्यु हो जाती है, तो यूसुफ जाइयो के हमले में बीरबल की मृत्यु हो जाती है। अकबर का जो गुजरात विजय है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अकबर के नजरिए से उसका गुजरात विजय और यूपी पीसीएस के पेपर्स के नजरिए से गुजरात विजय इसका बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकबर जब गुजरात विजय करेगा तो वो उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाएगा। जानेंगे, गुजरात विजय की उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाएगा। ये वही ड्यूरेशन है जब अकबर का पहली बार सामना कहां हो रहा है, समुद्र से हो रहा है। इसके लिए कहा जाता है कि अकबर, कहा नहीं जाता, सच्चाई है कि अकबर ने पहली बार समुद्र दर्शन कब किया, गुजरात विजय के समय किया था। और ये ड्यूरेशन याद करेंगे, ये ड्यूरेशन वो ड्यूरेशन है कि भारत में कौन आ चुका है, पुर्तगाली। पुर्तगालियों का भारत में आगमन हो चुका है, ठीक है। तो पहली बार पुर्तगालियों से इसकी मुलाकात कब हुई, गुजरात में हुई, गुजरात विजय के काल काल में। तो ये सारे फैक्ट्स आपके गुजरात विजय से संबंधित थे। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अकबर का ये बेसिकली देखें कि कहते थे कि अकबर के समय जो पहला विद्रोह हुआ था वो किसने किया था, तो उज्बेकों ने किया था, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट युद्धों में से एक है। इस हल्दी घाटी में इस राजपूत शासक को हराने के लिए एक राजपूत सेनापति भेजा जाता है जिसका नाम था मान सिंह। डायरेक्टली कभी अकबर की यही एक समझिए कि अकबर की जो पॉलिसी थी ना, जो अकबर की युद्ध नीति थी, इसे युद्ध नीति ने ही क्या किया, अकबर को महान बना दिया। अकबर जानता था कि राजपूतों को क्या चाहिए, लड़ाई चाहिए। उनको तलवार से लड़ाते रहो, इधर उधर वो जाते रहे, युद्ध करते रहे। राजपूत को अपनी वीरता दिखानी है, राजपूत खुश। तो वो सोचता था भाई कि इनके प्रकार इनसे समझौता कर लो, शादी करवा दो, इनकी कुछ साम्राज्य दे दो, जो मन में आए वो दे दो, और इनको अपने पक्ष में कर लो, इनको सेनापति बना दो, भैया तुम महान मुगल साम्राज्य के सेनापति हो, और सारी लड़ाई पे इन्हीं को भेज दो, क्योंकि राजपूतों से केवल राजपूत ही टकरा सकते हैं, ठीक है। ये अकबर बहुत बेहतरीन जानता था। तो सारी राजपूतों की लड़ाइयां इसने राजपूत सेनापतियों से ही लड़वाया है, अपने कभी लड़ने नहीं गया है। अपने समाचार लेता था, अच्छा मान सिंह जीत गए, वाह भाई वाह, थपथपा दिया पे, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है। अब यहाँ पे अगला हम लोग एक फैक्ट देखेंगे, जो आगे के फैक्ट्स है उसको, ठीक है। आगे के जो छोटे फैक्ट्स है गुजरात विजय के ये सारे फैक्ट्स मैंने बता दिए पहले ही, ठीक। दीन इलाही इसका एक धर्म चलाया था इसने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान देंगे, दीन इलाही, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा इसको उठा लेता हूँ, एक सेकंड टाइम दीजिएगा मुझे, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक। मैं थोड़ा बैठ गया हूँ, हो सकता है मैं आपको दिख ना रहा हूँ, चलिए मैं दिख जाता हूँ, क्या पता मैं दिख जाऊँ यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि हम मैं और थोड़ा सा स्क्रीन भी आपको ठीक से दिख रही है। अब देखिए, दीन इलाही नाम का क्या है कि अकबर ने एक धर्म चलाया था, इसको ध्यान देंगे, ठीक। अब बात आती है कि इसका मुख्य पुरोहित कौन था, तो इसका मुख्य पुरोहित आपका अबुल फजल था। ध्यान देंगे, इसका मुख्य पुरोहित कौन था, अबुल फजल इसका मुख्य पुरोहित हुआ करता था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। अब बात आती है क्या है कि दीन इलाही के संदर्भ में दूसरी बात आती है कि वो कौन सा हिंदू, प्रथम और हिंदू था जिसने इसको स्वीकार किया था, तो इसको बीरबल ने स्वीकार किया था। और बीरबल को ही इसने क्या किया था, राजा की उपाधि की थी, जिसकी हत्या कब हो गई थी, जिसकी हत्या आप यहाँ पे देखेंगे, हमने बताया आपको यूसुफ जाइयो के द्वारा की गई थी, जिसकी हत्या यूसुफ जाइयो के द्वारा कर दी गई थी। तो बीरबल के बारे में ये फैक्ट आपको समझ में आया कि पहला और हिंदू था, ये अंतिम हिंदू था जिसने दीन इलाही को एक धर्म के रूप में स्वीकार किया था। स्मिथ महोदय ने दीन इलाही के संदर्भ में एक स्टेटमेंट दिया है और इसको अकबर की मूर्खता साबित किया है। कहा है कि ये अकबर की मूर्खता थी, उसकी बुद्धिमत्ता नहीं। इसी को ध्यान देंगे, अकबर की मूर्खता बताया है किसने, स्मिथ महोदय ने। अब ध्यान देंगे, अभी मैंने बताया कि अबुल फजल क्या है। अबुल फजल की देखेंगे कि इसका मुख्य पुरोहित है
अबुल फजल का एक भाई था जिसका नाम था फैजी, ठीक है, ये भी पढ़ा लिखा विद्वान था, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बीरबल के बारे में दिया है कि इसके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम महेंद्र दास था, ठीक। अकबर ने क्या है कि कुछ जैन जो ऋषि थे उनको भी संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है, और उनको कई सारी उपाधियां दिया था, जैसे जैसे एक जैन आचार्य थे, उनका नाम था हरविजय सूरी। हरविजय सूरी को उसने जगत गुरु की उपाधि दी थी, ध्यान देंगे, हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी, ठीक है। और एक और जैन आचार्य थे जिनका नाम था जीन चंद्र सूरी, इनको युग प्रधान की उपाधि दी थी। ये दो उपाधियां हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी को ध्यान देंगे। बीरबल को इसने राजा के साथ साथ क्या है, कविराय की भी उपाधि दी थी, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे कि बीरबल को कविराय की उपाधि दी थी। बीरबल के बचपन का नाम महेंद्र दास था, ठीक है। बीरबल दीन इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं हिंदू शासक था। यूसुफ जाइयो के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। ये सारे फैक्ट आपके बीरबल के संदर्भ में हो गए, ठीक है। अकबर के ड्यूरेशन को देखेंगे ना, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था, अभी शायद आगे कहीं इसमें लिखा हुआ भी हो, ठीक। अब इसके हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा भू राजस्व को समझते हैं। अकबर का एक दीवान था टोडरमल, ध्यान देंगे, ठीक है। टोडरमल ने क्या है कि भू राजस्व क्षेत्र के लिए क्या है, बेसिकली भू राजस्व के क्षेत्र में इसको एक ख्याति प्राप्त थी, ध्यान देंगे, भू राजस्व के क्षेत्र में क्या है, इसको ख्याति प्राप्त थी, ठीक है। और इसने भू राजस्व के लिए एक व्यवस्था लागू की थी जिसका नाम था दहसाला व्यवस्था, ध्यान देंगे, दहसाला व्यवस्था, ठीक। तो दहसाला व्यवस्था का संबंध किससे है, अकबर के शासनकाल से है। किसने इस व्यवस्था को लागू किया था, ठीक है, तो टोडरमल ने, इस चीज को ध्यान देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में क्या किया था कि आईने दहसाला यानी जब्ती प्रणाली नाम की एक नई कर प्रणाली शुरू की थी, ठीक है। तो जब्ती प्रणाली नामक कर किसके शासनकाल में लगा था पहली बार, तो अकबर के शासनकाल में। इसी जब्ती प्रणाली को हम लोग आईने दहसाला भी कहते हैं, ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि राम सीता की आकृतियों वाला कॉइन स्टोर चलाएगा, तो इतिहास में मुगलों में यही सबसे उदार शासक था। तो जाहिर सी बात है बाकी लोग अपनी उदारता के लिए उपाधि लिए थे, लेकिन ये उदार शासक एक था, तो इसको ध्यान देंगे। तानसेन इसके ड्यूरेशन में थे। तानसेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तानसेन ऐसा माना जाता है कि गा दे तो आग लग जाती थी, ठीक है। आज भी बोलते हैं ना कि गा दे भाई आग लग जाए, वो यहीं से निकला है। तानसेन को एक उपाधि दी गई थी, उसका नाम था कंठा भरण वाड़ी विलास, ठीक है। इतनी बड़ी उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा तानसेन को, कंठा भरण वाड़ी विलास की उपाधि अकबर के द्वारा तानसेन को दी गई थी। तानसेन के बचपन का नाम राम तनु पांडे था, और इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में ग्वालियर में हुआ था, ध्यान देंगे, ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। तानसेन की कुछ बुक्स है, उसका नाम लिखा है, यहाँ पे लिखा है मियाँ की टोडी, ठीक है, मियाँ का मल्हार, ठीक है, दरबारी कन्हार और मियाँ का सारंग। तो सारे जो तानसेन की बेसिकली जो कृतियां हैं उनमें आपको एक वर्ड मिलेगा, और वो वर्ड क्या है, मियाँ, ध्यान देंगे, एक मियाँ, यहाँ भी मियाँ, केवल एक आप लोग दिमाग में रखिए, दरबारी कन्हार नाम का एक इनकी कृति है, इनमें मियाँ वर्ड नहीं है, वरना किसी की भी कृति में मियाँ वर्ड दिखाया जाएगा तो आप लोग तानसेन से टिक मारेंगे, ठीक है। अब ये नहीं सोचेंगे कि तानसेन ब्राह्मण है तो मियाँ कहाँ इनकी कृतियों में लिखा होगा। ध्यान देंगे ये किसके दरबारी कवि हैं, ये भी फोकस करना है आपको, ठीक है। हरिदास इसलिए इंपॉर्टेंट है, हरिदास इतिहास के एक ऐसे संगीतकार रहे हैं जो कि राजा को भी, सम्राट को भी अपने सामने झुका दिए हैं, ठीक है। ये भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, और भगवान कृष्ण के लिए क्या करते थे, गीत गाया करते थे। अकबर को ये खबर मिलती है कि इनकी मधुर राग की, अकबर बोलेगा, खबर पहुंचवाएगा हरिदास के पास कि हरिदास क्या करिए, आप दरबार में आइए और आप दरबारी गायक बन जाइए। हरिदास साफ साफ मना कर देंगे, भाई तुमको जो करना है तुम कर लो, मैं नहीं आने वाला। और अकबर खुद विवश हो जाएगा इनकी कुटी में जाने के लिए, और इनकी कुटी में जाके क्या करेगा कि संगीत सुनेगा, श्री कृष्ण के ऊपर जो ये संगीत करेंगे उनको सुनेगा, ठीक है। तो इसलिए हरिदास इंपॉर्टेंट है। अकबर के ड्यूरेशन में चित्रकला भी अग्रणी थी, हालांकि सर्वोत्तम काल अकबर के ड्यूरेशन में नहीं था, ध्यान देंगे। अब्दुल समद, दसवंत और बसावन जैसे चित्रकार किसके ड्यूरेशन में थे, तो ये चित्रकारों का नाम यूपीपीसीएस पूछती है, लगभग सभी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब्दुल समद, दसवंत और बसावन ये अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक।
यहाँ पे संगीतकार का नाम लिखा है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग चाहे तो देख ले। ठीक। अब अकबर के ड्यूरेशन में क्या है कि मनसबदारी व्यवस्था स्टार्ट हुई थी, जान लेंगे मनसबदारी व्यवस्था स्टार्ट हुई थी, तो ये भी दिमाग में रखेंगे कि अकबर की शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी, मनसबदारी व्यवस्था थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद हम लोगों ने चर्चा किया ही, तो अकबर के ड्यूरेशन में देखेंगे कि कभी भी राणा प्रताप झुकते नहीं है, नमक की रोटी खाना मंजूर करेंगे लेकिन राणा प्रताप कभी झुकते नहीं है। हालांकि जब जहांगीर का काल आता है तो जहांगीर क्या करेगा कि इनका पुत्र था राणा अमर सिंह, अमर सिंह के पास खबर पहुंचाएगा कि भाई एक काम करो, कब तक घास की रोटी खाओगे, ठीक है, आओ पनीर सब्जी खाते हैं, लेकिन आपको हमारी अधीनता स्वीकार करनी है। तो बोलेगा कि ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं है, कर लेते हैं अधीनता स्वीकार। तो अधीनता स्वीकार करेंगे, ठीक है, और इनको इनका साम्राज्य फिर से लौटा दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे, यानी जहांगीर के साथ संधि इनकी कर ली जाएगी। अकबर ने एक पंचमहल, ध्यान देंगे, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने क्या किया था कि पंचमहल की स्थापना करवाई थी, पंचमहल नामक इमारत बनाया था। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, देखेंगे तो बौद्ध विहार की तरह दिखता है पंचमहल। तो पंचमहल की स्थापना कहाँ पे है, तो इसको फतेहपुर सीकरी में, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। अकबर के जो नौ रत्न थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि अकबर के नौ रत्नों का नाम बताओ। तो अकबर के जो नौ रत्न है उनमें से कुछ का नाम तो आप सुनते आ रहे हैं, जिनमें अब्दुल फजल और उसका भाई फैजी, दो नाम। अब्दुल रहीम को खानखाना की उपाधि दी थी, तीन नाम सुन लिया आप लोग। ठीक है, बीरबल का नाम सुनते आ रहे हो, राजा की उपाधि दी थी, और कविराय की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये सारे नाम हम लोग क्या किए, टोडरमल भू राजस्व में अग्रणी था, इसका नाम आप लोग सुन लिया है। ठीक है, ये सारा नाम क्या है, तानसेन, ये इतना नाम हम लोग सुनिए कि तानसेन को क्या उपाधि दी, तानसेन के इतना नाम तो हम लोग सुनते हैं अकबर के समय से। बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, टोडरमल, फैजी, अब्दुल रहीम, ये सारे नाम हम लोग सुनते आते हैं। तो एक दो तीन चार पांच छह तो यही हो गया, छह तो यही हो गया। अब एक क्या बचा, तो एक बचा आपका मान सिंह। ठीक है, मान सिंह बचा, मान सिंह सात हो गया। मुला दो प्याजा क्या हो गए, आठ हो गए, और फकीर अजीजुद्दीन नौ हो गए। ठीक है, तो तीन ही नाम आप लोग भूल सकते हैं, वो तीन नाम कौन सा है फिर से बता दूं, मान सिंह का नाम भूल सकते हैं, हालांकि मान सिंह भी इसका सेनापति था और बहुत योग्य था। मान सिंह का नाम भी आप लोग सुनते आते हैं जब भी अकबर कभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें दो ही नाम भूल सकते हैं, एक है मुल्ला ये मुल्ला दो प्याजा और फकीर अजीजुद्दीन, ये दो नाम। ठीक है, इनमें जो इसका एक ये ये देखेंगे जो अबुल फजल है, अबुल फजल की क्या है कि हत्या की जाएगी, ध्यान देंगे, अबुल फजल की क्या होती है, हत्या कर दी जाती है। एक्चुअली होता क्या कि जहांगीर का थोड़ा सा अबुल फजल से खटकता है। ठीक है, और वो क्या करेगा, वीर सिंह बुंदेला का बोलेगा एक काम करो भाई, थोड़ा तुम अबुल फजल को 6 इंच छोटा कर दो मेरे लिए, बाद में जब मैं शासन में आऊंगा तो इसका इनाम तुमको मिलेगा। वीर सिंह बुंदेला करेगा जी सरदार, कोई बात नहीं है, जाएगा अबुल फजल को 6 इंच छोटा कर देगा। ठीक है, अकबर के ड्यूरेशन की एक अच्छी बात क्या है कि अनुवाद विभाग की स्थापना इसके द्वारा की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की है, और इसका हेड किसको बनाया था, अबुल फजल के ही भाई फैजी को, अबुल फजल के भाई फैजी को। ठीक है, अकबर ने जो अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई थी, वहां पे कुछ बुक्स का ट्रांसलेट करवाया गया, ध्यान देंगे, जैसे रामायण का फारसी अनुवाद करवाया गया था, ध्यान देंगे, रामायण का फारसी अनुवाद कराया गया था किसके द्वारा, अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि बदायूनी ने किस बुक का फारसी ट्रांसलेट किया है, तो बदायूनी ने रामायण का फारसी ट्रांसलेट किया है, ये चीज ध्यान देंगे। इसके बाद से लीलावती नामक बुक का ट्रांसलेशन किसने किया है, फैजी ने किया है। ठीक है, कालिया दमन नामक जो बुक थी, इसका ट्रांसलेशन किसने किया है, अबुल फजल ने किया है। ठीक है, दोनों भाई थे, इस चीज को ध्यान देंगे, दोनों भाई थे। और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है अकबर के काल को, ये तो मैंने स्टार्ट में ही बता दिया। क्यों, क्योंकि इसमें जितनी भी हिंदी लिटरेचर की बुक्स थी अच्छी अच्छी, उन सबका ट्रांसलेशन करवाया गया है। ठीक है, ध्यान देंगे। और चूंकि एक हम लोग कह सकते हैं कि सहिष्णु शासन था, तो नो डाउट की हिंदी लिटरेचर को और भी बढ़ावा मिला इसके ड्यूरेशन में। ठीक है, तो अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये चीज ध्यान देंगे। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये चीज ध्यान देंगे। ठीक है, बीरबल की कुछ उपाधियां यहाँ पे लिखी है कि बीरबल को कविप्रिय कहा गया है। ठीक है, ठीक है, नरहरि कहा गया है, इसी को ध्यान देंगे। तो बीरबल ने एक चीज ध्यान देंगे, ठीक है, अकबर ने बीरबल को कविप्रिय, नरहरि को, ठीक है, महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। तो कविप्रिय की जो उपाधि थी वो किसकी थी, बीरबल की थी, और नरहरि को क्या दिया था,
महामात्र की उपाधि थी। राजा थे तो जिससे भी खुश होते थे उनको उपाधियां देते रहते थे, ठीक है। तो सबको उपाधि दनादन दनादन देते गए, कौन सा पैसा रखना है, ठीक है। एक बार पब्लिक सर्विस कमीशन में ये भी क्वेश्चन बना है कि अकबर किसका समकालीन था, तो रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था। ये चीज जानेंगे कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन कौन था, अकबर था, ठीक है। अकबर के समय में सूफी संत जो थे, प्रमुख सूफी संत, वो शेख सलीम चिश्ती थे। शेख सलीम चिश्ती को अकबर खूब माना करता था, ध्यान देंगे। और इन्हीं के नाम पे अपने बेटे का नाम सलीम रखा था, इस चीज को भी ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ बताएंगे, यहाँ पे एक व्यापारी का नाम लिखा है, उस व्यापारी का नाम लिखा है रॉल्फ फिंच। कह रहा है कि रॉल्फ फिंच क्या है कि फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी है। ध्यान देंगे, ये क्या है, पहला अंग्रेज व्यापारी है, इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। सारी बुक का फारसी में ट्रांसलेशन किया जा रहा है। इससे पता चल रहा होगा कि क्या होगा, फारसी इनकी राजकीय भाषा होगी, ध्यान देंगे। फारसी की क्या होगी, राजकीय भाषा होगी। अकबर संगीत का अच्छा खासा प्रेमी भी था, ठीक है। ये नगाड़ा बजाता था, जिसको नॉर्मली नक्कारा भी कहते हैं, नक्कारा या नगाड़ा, ये अकबर के द्वारा बजाया जाता था। अकबर को एक बीमारी हो जाती है, क्या, पेचिस। और पेचिस के परिणाम स्वरूप होता क्या कि अकबर बहुत कमजोर होगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु होगी तो जाहिर सी बात है अगला स्टेप आता है इनको दफनाना है, तो सिकंदरा में इनको दफना दिया जाएगा। अब बात आती है जहांगीर की बारी। जहांगीर क्या है, अकबर का पुत्र होता है, इसी का नाम सलीम होता है। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में चूंकि पैदा हुआ था, इसी के लिए क्या है कि अकबर के द्वारा इसका नाम सलीम रखा जाता है, ध्यान देंगे। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान देंगे, ठीक है। जहांगीर की जो 12 घोषणाएं थी उसको आईने जहांगीरी कहा गया है, ध्यान देंगे। आईने जहांगीरी कहा गया है, जहांगीर की जो 12 घोषणाएं हैं उनको, ठीक है, इस ध्यान देंगे। एक फैक्ट यहाँ पे लिखा है, जहांगीर के कई सारे पुत्र थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग, इसके पुत्रों का नाम तो यहाँ कहीं लिखा हुआ है। इसके 4 पुत्र हुआ करते थे, ध्यान देंगे, ठीक है। अभी चलिए कि इसके दो कुछ पुत्र का नाम मिल जाएगा। जैसे एक पुत्र है इसका खुसरो, खुसरो और खुर्रम, ये दो, यही खुर्रम आगे चल के शाहजहां बनेगा। यही खुर्रम आगे चल के क्या होगा, यही खुर्रम आगे चल के शाहजहां बनेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे। अब इसका एक पुत्र था, उसका नाम था खुसरो। खुसरो चाहेगा कि भैया हमको राजा बनाओ, बहुत दिन तक तुम राजा रह लियो जहांगीर को, ठीक है। इसका मन मानता नहीं है, बड़ा पुत्र रहता है खुसरो। सब्र किया होता तो खुसरो ही अगला मुगल साम्राज्य हुआ था, लेकिन सब्र कर नहीं पाता है, विद्रोह कर देगा पिताजी के खिलाफ। पिताजी के खिलाफ विद्रोह करके क्या करेगा, भाग जाएगा, ठीक है। भाग जाएगा, इसको क्या है, इनको अर्जुन देव थोड़ा सा समर्थन प्रदान कर देते हैं, ध्यान देंगे। तो चूंकि थोड़ा समर्थन दे देते हैं और ये बात जहांगीर को अच्छी नहीं लगती है, जहांगीर को अच्छी नहीं लगेगा तो ये गुरु अर्जुन देव को क्या करेगा, मृत्युदंड देगा। शासन था भाई, ठीक है, किसी की हेल्प कर देने पे यहाँ पे क्या है, मृत्युदंड। हालांकि चूंकि ये बगावत किया हुआ था तो अर्जुन देव को इसलिए इसने क्या करता है कि मृत्युदंड देता है, इसको ध्यान देंगे। अब आगे चल के क्या करता है कि नूरजहां से जब ये विवाह करता है, ठीक है, तो एक चीज ध्यान देंगे, ठीक है। नूरजहां से इसकी शादी होती है। नूरजहां कोई और नहीं, यही जो मेहरुन्निसा थी, इन्हीं का नाम नूरजहां था और उनको नूर महल की उपाधि देता है, ठीक है। नूरजहां इसके साथ क्या करती है बेसिकली, ठीक है, शासन प्रशासन में भी खूब भूमिका अदा करती है, जान लीजिए। शासन प्रशासन में भूमिका अदा करती है। कैसे शासन प्रशासन में नूरजहां की भूमिका थी, ये हम लोग देखेंगे। तो अर्जुन देव वाला फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे। कहा जाता है कि जहांगीर ने एक शेर को मारने के कारण, ठीक है, अकीकुली बेग को शेर अफगान की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, परेशान नहीं होंगे। तंगाप पुर्तगाली क्या थे कि भारत में तंबाकू लेके आए थे, ठीक है। तो तंबाकू को पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था, पहली तो फैक्ट यही हो गई। और किस बादशाह के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, तो वो बादशाह कौन था, वो यही था, कौन, जहांगीर। इस चीज को ध्यान देंगे। तो तंबाकू से रिलेटेड दो फैक्ट हो गए कि तंबाकू को भारत में कौन लाया, तो पुर्तगालियों ने लाया। अगला फैक्ट क्या गया तंबाकू से रिलेटेड, अगला फैक्ट हो गया कि किसने बैन किया, तो बैन किया किसने, जहांगीर ने। ठीक है, ये चीज देखिए। नीचे एक चीज ध्यान देंगे, फैक्ट लिखा नोट में, वहां से आपको समझ में आएगा। नूरजहां ने क्या किया था, एक दल बनाया था
जिसका नाम था जुनता दल। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। इसी से पता चलता है कि शासन प्रशासन में नूरजहां कितनी भूमिका निभाती रही होगी। तो नूरजहां ने एक दल बनाया था जिसका नाम क्या है, जुनता दल। ये यूपी पीसीएस यहाँ से क्वेश्चन पूछी हुई है, तो दिमाग में रखेंगे कि ये चीज अपने को याद रखनी चाहिए। जहांगीर ने दो प्रथाएं चला थी, ध्यान देंगे। उसमें एक प्रथा था दुअस्पा और दूसरी प्रथा का नाम था सिंह अस्पा। तो दुअस्पा और सिंह अस्पा नाम की प्रथा किसने चलाई थी? जहांगीर ने। जुनता दल किसने बनाया था? जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने, ध्यान देंगे। ठीक है, आगे क्या है, ये तो मैंने कल की क्लास में बता दिया था। ठीक है, जहांगीर के पुत्र देखिए, जहांगीर के पुत्र में खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहानदार थे। ठीक है, खुसरो बगावत कर देगा, इसको ये फाइनली खत्म हो जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है, खुर्रम के द्वारा। ठीक है, आगे चल के खुर्रम भी बगावत करेगा, लेकिन वो इंतजार करेगा जहांगीर थोड़ा बूढ़ा हो जाए। ठीक है, और अपनी पैठ ये बना ले जो सरदार वर्ग है, सैनिक वर्ग है उनमें, ताकि भैया पता चले कि फिर खुर्रम को भी मरवा दे। तो खुर्रम थोड़ा इंतजार करता है, तब विद्रोह करेगा। ये बिना सोचे समझे विद्रोह कर देगा। अब खुसरो वैसे वैसे बनता कौन? शासक बनता। खुसरो मारा गया तो परवेज बनता। लेकिन ये दिमाग में था कि भैया अगर हमको बनना ना, तो भैया तो अपने आप निपट गए गलती से। परवेज उतना दिमाग लगाया नहीं, और ये पूरा समय का इंतजार करेगा। ठीक है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएगा और शासक बन जाएगा। अब देखिए आगे चल के खुर्रम, जिसको शाहजहां मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया है, ठीक है, वो भी विद्रोह करेगा। हालांकि महाबत खां के द्वारा विद्रोह दबा दे जाएगा। हालांकि कुछ इंपैक्ट शाहजहां का कुछ कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा जहांगीर। ठीक है, आगे चलकर, क्योंकि हम लोग देखते हैं शाहजहां ही शासक बनता है। मुगल चित्रकला का सर्वोत्तम काल कहा जाता है, मैंने ये बात स्टार्ट में ही बता दी है। ठीक है, इसने क्या है कि एक आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना कराई थी, जिसकी देखरेख अकारिजा के द्वारा की जाती थी। ध्यान देंगे, जिसकी देखरेख क्या है, अकारिजा के द्वारा की जाती थी। ठीक, चूंकि ये चीज, इसके ड्यूरेशन के जो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे उनका नाम था उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। ध्यान देंगे, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन इसके ड्यूरेशन के क्या है कि सर्वोत्कृष्ट चित्रकार हुआ करते थे। ठीक है, उस्ताद मंसूर को इसने एक उपाधि दी थी, और उस उपाधि का नाम था नादिर अल अस्त्र। ध्यान देंगे, नादिर उल अस्त्र। ये उपाधि किसको दी गई थी? उस्ताद मंसूर को। उस्ताद मंसूर कौन था? जहांगीर का चित्रकार था। ध्यान देंगे, अबुल हसन जो कि जहांगीर का दूसरा चित्रकार था, उसको इसने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। तो अस्त्र की उपाधि किसको की थी? मंसूर को अस्त्र की उपाधि दी थी, और जमा की उपाधि अबुल हसन को थी। ठीक है, जो जितना रुपया जमा किया रहेगा वो उतना ज्यादा हंसेगा। ऐसे याद कर लीजिए कि जमा की उपाधि हसन को मिली थी। ठीक है, और मंसूर की उपाधि, ठीक है, अस्त्र को मिली थी। ठीक है, जिसमें उस्ताद मंसूर था, ध्यान देंगे, उस्ताद मंसूर जिसको नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी, ये पक्षी विशेषज्ञ था। ठीक है, पक्षी विशेषज्ञ था। और अबुल हसन क्या है? व्यक्ति चित्र का विशेषज्ञ था। ध्यान देंगे, दोनों की स्पेशलिटी किस किस क्षेत्र में थी वो देख लिया। जहांगीर की एक आत्मकथा है जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी, जो कि फारसी में लिखी गई है, क्योंकि फारसी इनकी दरबारी लैंग्वेज हुआ करती थी। इस चीज ध्यान देंगे। नूरजहां अपने पिता को बहुत मानती थी। ये अपने पिता को इतना मानती थी कि अपने ससुर को मजबूरी में जहांगीर बहुत मानने लगा और दीवान बना दिया था इनको। ठीक है, जब नूरजहां के पिता की मृत्यु होती है, तो नूरजहां एतामुद्दौला का मकबरा, ध्यान देंगे, अपने पिता के लिए एतामुद्दौला का मकबरा तैयार करवाती है, और इसी एतामुद्दौला के मकबरे में अपने पिता को दफनाएंगी। ठीक है, एतामुद्दौला का ये मकबरा जो था, वो इतिहास का पहला पूर्णतया संगमरमर कृत मकबरा है, जानेंगे। ठीक है, जो कि पितादुरा शैली से इसमें इसका यूज किया गया है। पितादुरा शैली का इसमें यूज किया गया है। तो दो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट इतामुद्दौला के मकबरे के बारे में। ठीक है, पहली बात कि इसका निर्माण किसने कराया? नूरजहां ने। ठीक है, और जो अन्य दो इंपॉर्टेंट फैक्ट वो है कि पूर्णतया संगमरमर है, और पहली बार पितादुरा शैली का इसी में यूज हुआ है। ठीक है, तो अकबर का एक कौशाम्बी जो स्तंभ था, उसमें जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है, जानेंगे। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक के किस अभिलेख में या निम्नलिखित में से किसके कौशाम्बी स्तंभ पर क्या है कि जहांगीर का लेख है? तो अशोक के। ठीक है, विलियम हॉकिंस इसी के दरबार में आया था। विलियम हॉकिंस से जहांगीर खुश हो गया था, तो उनको 400 न केवल मनसब प्रदान किया था, उनको उपाधि भी इंग्लिश खा की दी थी, क्योंकि इंग्लिश बोलता था। ठीक है, इंग्लिश खा की उपाधि दी थी, और यहाँ पे उनको उनकी शादी भी करवा दिया। ठीक है, सोचिए कितने अच्छे शासक होते थे कि जिसको बोलता था कि जिसको दिखा दो। ठीक है, तो आर्मीनिया की किस तरह थी, बोला कि चल शादी करना है, बोला हाँ, बोला कर लो, कौन मना करेगा। ठीक है, अब देखिए
400 मनसब प्रदान किया था, इंग्लिश का की उपाधि दी थी। ठीक है, ये सारी चीज याद कर लेंगे। ठीक है, जहां अब देखिए एक अगला फैक्ट ये है कि जहांगीर के दरबार में आने वाले जो ब्रिटिश सम्राट था, ध्यान देंगे, जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था, उसका नाम था सर टॉमस रो। ध्यान देंगे, तो दो लोग आए थे, टॉमस रो आया था, विलियम हॉकिंस आया था। विलियम हॉकिंस पहले आया था, टॉमस रो बाद में आया था। ध्यान देंगे इस चीज को। ठीक, टॉमस रो किसका राजदूत था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत था, ये चीज ध्यान देंगे। अर्थात जहांगीर का समकालीन कौन है? जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम है। ठीक है, अब अगली बारी आती है शाहजहां की। ठीक है, शाहजहां की अगली बारी आती है, ध्यान देंगे। तो शाहजहां की अगली बारी आती है, तो हमको पता है कि शाहजहां ही कौन है? खुर्रम ही शाहजहां है। ठीक, विद्रोह करके क्या आएगा? शासन में आएगा, विद्रोह करके शासन में आ जाएगा। ध्यान देंगे, शाहजहां के समय में पुर्तगालियों का हस्तक्षेप राज्य व्यवस्था में बहुत बढ़ गया था। ठीक है, पुर्तगालियों से इसकी एक टकराहट होती है हुगली में। तो क्वेश्चन में आता है शाहजहां वर्सेस पुर्तगाली कहाँ हुआ था? तो हुगली में हुआ था। और इसमें पुर्तगालियों को, इस अभियान में पुर्तगाली क्या हुए? पराजय भी हुए थे। ठीक है, तो किस शासक ने पुर्तगालियों से विजय प्राप्त की थी? तो शाहजहां ने प्राप्त की थी। लोकेशन कौन सा है? तो हुगली में लड़ाई हुई थी, इस चीज को जानेंगे, हुगली में लड़ाई हुई थी। ठीक, इस चीज को दिमाग में रखना है। ठीक है, शाहजहां की पत्नी का नाम था मुमताज महल। मुमताज महल को प्रसव पीड़ा खूब तेज हुई। इसी प्रसव पीड़ा के परिणाम से मुमताज की मृत्यु हो जाती है। और शाहजहां उनकी याद में क्या है कि एक ताजमहल का निर्माण करवाता है। ठीक है, ताजमहल का निर्माण करवाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि ताजमहल का जो शिल्पकार था वो कौन था? ठीक है, तो ध्यान देंगे, इसका जो मुख्य स्थापत्य कलाकार था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी के ऊपर यूपी पीसीएस क्वेश्चन बनाती है, इसलिए अपने दिमाग में रखेंगे कि हमको उस्ताद अहमद लाहौरी को ध्यान से देखना है। ठीक, अब हम लोग अगला देखें। ठीक, मैंने स्टार्ट में बता दिया कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो मुझे लगता है कि उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ये चीज भी आपका हो गया। ठीक है, शाहजहां ने आगरा में मोती महल का निर्माण करा था, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान देंगे। ठीक, अब यहाँ पे ताजमहल का शिल्पकार का नाम लिखा हुआ है उस्ताद अहमद लाहौरी, और लाल किला का ध्यान दीजिए, नीचे लिखा है हदीम अहमद। ठीक है, हमीद अहमद। ठीक, हमीद अहमद। तो ये चीज दो फैक्ट हो गया, इसको देख लेना है। ठीक है, शाहजहां ने भी क्या है कि दक्षिण का अभियान किया था। ठीक है, अहमदनगर पे आक्रमण किया था और इसकी जीत भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, शाहजहां को पता था कि कोहिनूर हीरा किसने दिया था? तो गोलकुंडा का एक सेनापति था, या प्रधानमंत्री था, सॉरी, गोलकुंडा का प्रधानमंत्री था जिसका नाम था मोहम्मद सईद। ध्यान देंगे, मोहम्मद सईद नाम था, जिसको हम लोग मीर जुमला भी कहते हैं। तो मीर जुमला ने क्या किया था कि इसको कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ध्यान देंगे, इसने क्या है कि यमुना के तट पर क्या है, एक शाहजहांबाद नाम का एक हम लोग कह सकते हैं कि न्यू डाली थी इसने। ठीक है, तो ये इस नगर की स्थापना किसने की? शाहजहां से आप समझ जाएंगे, शाहजहानाबाद। ठीक है, इजली। ठीक, शाहजहां के शासनकाल में क्या है कि उपनिषदों का फारसी ट्रांसलेट किया गया था, किसके द्वारा? दारा सिको ने किया था, दारा सिको ने किया था। ठीक है, और ध्यान देंगे किस नाम से? तो सिर ए अकबर के नाम से। ध्यान देंगे, सिर ए अकबर के नाम से। बलबन ने जिस सिजदा को स्टार्ट किया था, शाहजहां उस सिजदा को खत्म कर देगा। ध्यान देंगे, शाहजहां उस सिजदा को खत्म कर देगा। शाहजहां के मृत्यु के पश्चात इसके भी जो पुत्र है उनमें क्या होगा? उत्तराधिकार का लड़ाई होगा, जिसमें औरंगजेब की अंततः विजय होती है। ध्यान देंगे, औरंगजेब की अंततः विजय होगी। होता क्या है कि 1657 आते आते शाहजहां अब क्या होगा कि कमजोर हो जाएगा, उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, और एक राज्य, चूंकि उत्तराधिकार का लड़ाई चल ही रहा था, ठीक है, एक निर्वात की स्थिति थी। अब क्या है कि बच्चे क्या, ये खुद अवसरवादी था, अवसर का लाभ उठा के विद्रोह करके खुद ही जीता हुआ था, तो बच्चे कैसे नहीं दिखाएंगे? जाहिर सी बात है, जो आप अपने बेटे को दिखाएंगे बेटे वही करेंगे, तो तुम जो दिखाए थे बेटे वही करेंगे तुम्हारे साथ। अब इसकी मृत्यु के पहले इसकी मृत्यु का अफवाह फैल जाता है, हालांकि अपनी मृत्यु का अफवाह सुन के मर भी जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, हालांकि खबर ये मिलती है कि शाहजहां कैद में मिलता है, औरंगजेब की कैद में मरता है। उसमें कई सारे ट्रिक्स है जो कि आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा, तो इसलिए परेशान नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, धर्मत का एक युद्ध होगा।
जब औरंगजेब क्या करेगा, विद्रोह कर देगा, धर्मत का युद्ध होगा। औरंगजेब चाहेगा कि भैया मैं क्या करूं कि सीधे साम्राज्य पे अटैक करता हूं और मैं शासक बन जाता हूं। धर्मत के युद्ध युद्ध में क्या होगा कि शाही सेना औरंगजेब से लड़ेगी, हालांकि औरंगजेब से पराजित हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद से सामूगढ़ का युद्ध होगा। सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिकोह से भिड़ेगा, दारा सिकोह को हराएगा। उसके बाद से देवराई का युद्ध होगा, फिर उसमें दारा से भिड़ेगा, दारा औरंगजेब की इसमें फिर लड़ाई होगी और इस युद्ध में फिर दारा हारेंगे, औरंगजेब जीत जाएगा। और अंततः ये क्या करेगा कि इसकी हत्या भी कर देगा, दारा की हत्या कर देगा। हालांकि अपने सारे भाइयों की हत्या कर देता है, जैसे जैसे जीतता है सारे भाइयों को मारता जाता है, एकदम किसी को छोड़ेगा नहीं, सबको मार डालेगा, ठीक है। यहाँ पे ए एल श्रीवास्तव जी का एक स्टेटमेंट है कि शाहजहां के शासनकाल को इन्होंने स्वर्ण काल का है, क्योंकि इनके कहने का मतलब है कि इसके बाद क्या ना, इसके बाद से स्थिति बहुत जटिल हो जाती है, ठीक। हालांकि लॉजिक इनका अपना रहता है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से आपका दारासिको इम्पोर्टेंट है। मतलब अब मान के चलिए कि 1 घंटे चूंकि क्लास के हो गए, क्लासेस बहुत लंबी हो जाती है ना, तो अपलोड करने में दिक्कत आता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं शाहजहां पे इसको ब्रेक कर देता हूँ। ये कुछ चार्ट है, मैंने नहीं बताया है। तो अभी मैं एक और 35-30 मिनट का क्लास लूंगा और इसी में मैं क्या करूंगा, इसको भी ऐड कर दूंगा। तो आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि लंबी क्लास होगी तो आप लोग भी देख नहीं पाते हैं। तो मैं अभी इसको बता के खत्म करता हूँ। मैक्सिमम 20 से 25 मिनट की क्लास और है, आपकी मेडुअल खत्म हो जाएगी, ठीक है। और एंशियंट स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए क्लास को पॉज करते हैं, जय हिंद जय भारत।